गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल स्टार्ट ए न्यू यूनिट दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, मैंने आपको अभी जेनेटिक्स पढ़ाया है और जेनेटिक्स के बाद हम ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है वो नहीं ले रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट है उसे ले रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पे बेस्ड है और अभी आपने मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर ख़त्म किया है। तो इसके बाद यदि हम बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट स्टार्ट करते हैं तो ये आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है, और काफ़ी ईजिली आप इस चीज़ को समझ सकते हो। दूसरी बात, ये जो यूनिट है आपका बायोटेक्नोलॉजी का, ये काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स दे सकता है और काफ़ी कम पढ़ने पे। यदि आप इसे समझ रहे हैं तो वो सारे नंबर आपके सिक्योर्ड हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। दूसरी बात, जो सबसे पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, इसमें दो केवल चैप्टर हैं। एक आपका प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड दूसरा जो इसका एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लेंगे, प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पे वो बेस्ड है, एंड हाउ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, हम ये जानना चाहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है। तो जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का मतलब, बायो मतलब आपको लाइफ बताया और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो टू स्टडी द लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या बताया आपको मैंने, लाइफ। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये होता है हाउ यू विल इम्प्लीमेंट देम फॉर आवर ओन और ह्यूमन वेलफेयर। So in this particular unit we will be trying to understand how we can use the different life forms for the human welfare। देखो, एक बात आप समझो, ह्यूमंस जो होते हैं वो काफ़ी सेल्फिश लोग हैं हम लोग, और हम वो सारी जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं उनको हम ये देखते हैं कि कैसे वो हम अपने इस्तेमाल में उनको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर दो तीन बातें समझिए। सबसे पहले प्रिंसिपल और प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए, एक फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे आप EFB भी कहते हैं। इस फेडरेशन ने सबसे पहले एक प्रिसाइज्ड और एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी को। उन्होंने कहा ये बेसिकली इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द लिविंग बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स with the technology to generate products and services which are useful for the human beings। मतलब इसको लिविंग बींग्स को और लाइफ को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट विथ टेक्नोलॉजी, हाउ वी कैन यूज देम इन ए easy method so that we can obtain useful product from them। So the living beings when they get integrated, यहाँ पे living beings कहने का मतलब है चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, तो इन सभी चीज़ों को हम इंटीग्रेट करते हैं किस चीज़ से? बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, टू जेनरेट व्हाट? टू generate products and services which are useful for the ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा हो, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए जब हम लिविंग बीइंग को यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर साइंस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो दिया था ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने दिया था। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें समझो। बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप। इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे हम एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, और एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों का फ़र्क क्या है समझिए। जब हम बात करते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का, तो पहले क्या था? वी यूजेस द नेचुरल स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग, नेचुरल स्ट्रेन ऑफ लिविंग बीइंग टू ऑब्टेन द यूजफुल प्रोडक्ट, uses a natural strain of living being to obtain the useful product, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए, जो नेचर में लिविंग बींग्स अवेलेबल है उनमें बिना कोई चेंज किए हुए उसको आप लो और उसके प्रोडक्ट को आप ऑब्टेन करो और उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो, तो उस पर्टिकुलर मेथड को ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, हम उसको कल्चर करें और उससे जो यूज़फुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उसको हम यूज़ करें, तो उस पर्टिकुलर मेथड को ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम रखते हैं। लेकिन जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है दैट इज़ बेसिकली यूज ऑफ GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अब इसमें देखो, जैसे नाम ही तुम क्लियर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? GMOs को, ठीक है। तो ये हम GMOs को इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन इन्हांस द प्रोडक्टिविटी and we can obtain more and more useful product from them। अब इसमें तो आपने कोई चेंज नहीं किया। अब मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया और उसके जो भी हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, उस डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको उस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दें, तो वो ऑर्गेनिज्म उस जिन में के लिए जो भी प्रोटीन को या जो भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा और वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से भी वो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है दैट बेसिकली यूजेस द GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सो दैट द प्रोडक्टिविटी कैन बी इन्हांस्ड, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, उनके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और जब कोई एक ऑर्गेनिज्म में आप जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम उसे कहते हैं GMOs, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी को न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रखा गया है। अब जो ये न्यू
और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। अब इनमें सबसे पहले आप समझिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, ठीक है। जब हम ये कहते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग, तो इट इज़ बेसिकली डील्स विद द ऑल्टरेशन और चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस चीज़ को डील करता है? इट डील्स विद द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, मतलब दिस इज डील्स विद द जीएमओस, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में ये डील करता है, ठीक है। जबकि जब हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? इट बेसिकली डील्स विथ द डिजायर ऑर्गेनिज्म्स and these desired organisms are cultured in a large quantity so that we can obtain the product which is produced by them and which is very useful for us. तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या है? कल्चरिंग द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म on commercial basis for obtaining useful कहने का मतलब है ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो जब हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी प्रोटीन, एंजाइम या केमिकल यूजफुल है उसको प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक लार्ज स्केल पे कल्चर करें ताकि वो उस यूजफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें और उसको सेपरेट आउट करके हम अपने यूज़ के लिए उसको ला सकें। सो दैट विल बी कमिंग अंडर व्हाट? केमिकल इंजीनियरिंग। तो आज बेसिकली इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है and the peoples are working over the genetic and chemical engineering, ठीक है। तो this is about the modern biotechnology। तो बेसिकली जो हमें आज बात करना है हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर, we have to talk about the modern biotechnology, not about the old biotechnology, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो कैसे हम डील करते हैं। तो आज सबसे पहले जब हम बात करेंगे सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है पहले ये भी समझा दें। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड मतलब 2 डिफरेंट तरह के ट्रेड्स वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्रॉस करना। 2 डिफरेंट ट्रेड्स containing organism is crossed। तो जब हम 2 डिफरेंट ट्रेड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जो ये हाइब्रिडाइजेशन मेथड है, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड था पहले का, जिससे हम एक डिज़ायरेबल टाइप ऑफ न्यू इंडिविजुअल को ऑब्टेन करते थे। जैसे कि मान लीजिए हमें एक हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे
एक जो गुड वैरायटी बुल है उसको क्रॉस करेंगे एक काऊ के साथ, तो जो ब्रीड डेवलप होगा दैट विल बी ऑलवेज ए बेटर क्वालिटी ब्रीड, ठीक है। तो वो ब्रीड जो होगा वो एक बेटर क्वालिटी का होगा। तो इसीलिए हम जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड करते हैं उसमें एक डिज़ायरेबल टाइप के इंडिविजुअल को ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपने जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें भी आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें 2 डिफरेंट तरह के ट्रेड कंटेनिंग इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं सो दैट वी कैन ऑब्टेन ए डिज़ायरेबल टाइप ऑफ इंडिविजुअल। तो जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड है, ठीक है, वही बेसिस है जेनेटिकल इंजीनियरिंग की। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या 2 डिफरेंट ट्रेड्स हम क्रॉस करते हैं टू ऑब्टेन ए डिज़ायरेबल टाइप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि इसमें यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक ऐसा जीन है जो अनडिज़ायरेबल है, कोई ऐसा जीन या कोई सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो अनडिज़ायरेबल है, तो वो भी पास होने के चांसेस हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें इन अनडिज़ायरेबल जीन्स को रिमूव करने की भी एबिलिटी है। तो इस जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें हाइब्रिडाइजेशन करके हम चाहें तो ये अनडिज़ायरेबल जो जीन्स हैं उनको हम आइसोलेट कर दें, ठीक है, और उसके जगह पे डिज़ायरेबल टाइप ऑफ जीन्स को हम इंट्रोड्यूस कर दें, देन वी कैन ऑब्टेन ए मोर सुपीरियर ब्रीड और नॉट। तो हम क्या करते हैं, जब आप एक चीज़ सुनिए, जब आप किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए के सीक्वेंस को कट करके, ठीक है, वहाँ पर डिज़ायरेबल टाइप ऑफ सीक्वेंस को इंसर्ट करते हैं, डिज़ायरेबल टाइप ऑफ सीक्वेंस को इंसर्ट करते हैं, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है दे विल बी कॉल्ड एज recombinant organism and that type of DNA is called as recombinant DNA। उस तरह के DNA को हम क्या कहेंगे, recombinant DNA, ठीक है। तो यदि if a undesirable type of gene is isolated and in place of that a desirable type of sequence is inserted into an organism DNA, so that DNA will be called as recombinant DNA and this technology is called as recombinant DNA technology। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था they were बोअर एंड कोहेन। तो इसीलिए बोहर एंड कोहेन्स को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के फादर के रूप में भी हम जानते हैं। They were the two person were the first who gave the idea about the recombinant DNA, how we can cut the undesirable DNA and in place of that how we can insert a desirable type of DNA। तो इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को ई कोली बैक्टीरिया के ऊपर किया। उसमें से इन्होंने ई कोली बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड मीन्स एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में इन्होंने प्लाज्मिड को कट किया एंड दे इंसर्टेड a desirable type of DNA into it। So the first recombinant DNA जो बनाया उसकी क्रेडिट कोहेन्स एंड बोअर को जाता है and this was basis of modern biotechnology, so that's why they are called as father of modern biotechnology। अब सवाल ये है
कि इस रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते कैसे हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करते हैं, मतलब एक डिजायरेबल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम फॉर्म करते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्टेन ए डिजायरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, होस्ट ऑर्गेनिज्म, वेक्टर। तो ये सब चीज़ें जो है लाइगेज, ठीक है, इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, वेक्टर, होस्ट। तो ये चीज़ें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने में मदद करेगा। तो इस चैप्टर में केवल हमें ये जानना है कि किस तरीके से हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, बस, ठीक है। तो उसको जानने के लिए पहले इन चीज़ों को आपको जानना होगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये होते क्या हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले जो आपको जानना होगा वो ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, ठीक है। एक बात समझिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसके बारे में बताने के पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं दे बिलोंग्स टू ए ग्रुप कॉल्ड न्यूक्लियेज। ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू ए ग्रुप कॉल्ड एज न्यूक्लियेज एंड they are responsible for cutting the DNA at a particular sequence, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से डीएनए को कट करने की एबिलिटी रखता है। और ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये कौन से हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं यहाँ से ये कट करते हैं। अब कोई चीज़, एक बात बताओ, जो एक टेलर होता है तो टेलर जो होता है वो अपने सीजर से कपड़े को काटता है, ऐसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक पर्टिकुलर प्लेस से कट करने की एबिलिटी रखता है। तो इसीलिए हम इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। वाई दे आर कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर सीजर? समझ में आ रहा है? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू कट द डीएनए फ्रॉम ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, और दैट सीक्वेंस इज व्हाट? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स में भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बताया था कि इट शुड बी more than 4 nitrogenous base sequence, and when you read them from left to right or right to left it should be same। जब आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो दोनों तरफ से वो सेम होना चाहिए। दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली ये किस ग्रुप को बिलोंग करती है और क्या काम करती है तो समझ में आ गया आपको। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। या तो ये एक्सोन्यूक्लियेज होंगे, एक्सोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या ये एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज होते हैं दे विल बी कटिंग द डीएनए सीक्वेंसेस वेयर एटलीस्ट 1 टर्मिनल एंड इज इन्वॉल्व्ड। तो जहाँ पर एक टर्मिनल एंड इन्वॉल्व होगा
मतलब फ्री एंड। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो इस डीएनए का ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है, तो किसी एक फ्री एंड इन्वॉल्व हो, वहाँ से यदि कट करते हैं तो उसके लिए एक्सोन्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब व्हाट, अंदर। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो इट डू नॉट इन्वॉल्व एनी टर्मिनल एंड्स और फ्री एंड्स। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के डीएनए को सीक्वेंस को कट करना है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक में कोई फ्री एंड है? नहीं। तो इसको कट करने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होगी दैट इज़ एंडोन्यूक्लियस, दैट इज़ व्हाट, एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, तो दे आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स which cut the DNA from inside and do not involving any terminal ends। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक डीएनए को उस जगह से कट करे जहाँ पर कोई भी फ्री एंड्स इन्वॉल्व ना हो, तो उसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। उसे क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस। तो ये दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ठीक है। इनमें भी जो मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इतना आपको समझ में आ जाए। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ये काफ़ी आसान है, यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत ईजिली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन नीट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी बड़े आराम से आप जवाब दे सकते हैं इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। So here you have to understand the concept rather than mugging up the things। तो आप समझो कि चीज़ें होती कैसी हैं। यदि आपको समझ में आ गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करूँगा, क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, और आपके डाउट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं, तभी जाकर आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर्म हो पाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट फॉर्म हो गया फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो चीज़ें हैं, कैसे ये वर्क करता है, किन में ये मिलते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे इससे बाइंड करता हूँ। थैंक यू।